नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आप सभी का खबर मतलब की में। अयोध्या मामले में फैसला आने की उम्मीद फिर से जग गई है, क्योंकि खबर यह है कि तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 तारीख को पहली बार अब फिर से सुनवाई शुरू होगी। हालांकि 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ यह तय होगा कि आगे इस पर सुनवाई कब से और किस तरीके से किस बेंच में होगी। 4 जनवरी को सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की 2 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। हालांकि अब से पहले इस पर 3 जज की बेंच सुनवाई करती थी। तो जानकार ये कह रहे हैं कि इस हालत में आगे की सुनवाई को लेकर के कुछ ठोस आदेश इस दिन आएगा, इसकी उम्मीद कम है। लेकिन कम से कम जो सन्नाटा था वो खत्म होगा और कार्रवाई, सुनवाई की फिर से अदालती कार्रवाई शुरू होगी। इससे लोगों में फिर से उम्मीद जगी है, इसकी मांग हो रही थी। और इस बीच मांग कहीं और से नहीं बल्कि देश के दिग्गजों ने की है। प्रकाश जावड़ेकर ने कह दिया है कि डे टू डे सुनवाई हो, कोर्ट इस पर ध्यान दे। रविशंकर प्रसाद जो खुद कानून मंत्री हैं देश के, उन्होंने भी कोर्ट से अपील की है, सुप्रीम कोर्ट से, कि मंदिर मुद्दे पर जल्द सुनवाई हो और डे टू डे हियरिंग हो। सुप्रीम कोर्ट में अपील 10 साल से पेंडिंग है, सुनवाई क्यों नहीं होती? तो मैं ये सुनता हूं तो मेरे पास उत्तर नहीं है। इसलिए आज के दिन अधिवक्ताओं के इस बड़े समागम में मैं सुप्रीम कोर्ट से बहुत विनम्रता से अपील करूंगा कि राम जन्मभूमि केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। यह देश की अपेक्षा है। बिकॉज इट इज अ फाइट ऑफ, नहीं आप जोश में मत आइए, यहीं पर है। जोश के साथ संकल्प और समर्पण में होना चाहिए। लेकिन मैं इसको एक बड़े नैरेटिव के रूप में देख रहा हूं। द एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट इन द जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस तरह से मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है और सब उम्मीद लगाए बैठे हैं 4 तारीख को जब सुनवाई फिर से एक बार शुरू होगी तो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया की इस पर नजर होगी। लेकिन आज नजर थी यूपी में कैबिनेट की मीटिंग पर भी, क्योंकि बड़े फैसले सामने आए। और जो सबसे बड़ा फैसला सामने आया है उसमें 2 बोर्ड बनाने को मंजूरी मिली है, पूर्वांचल विकास बोर्ड और बुंदेलखंड विकास बोर्ड। ये यकीन मानिए कि बहुत बड़ा फैसला है। ये दोनों इलाके यूपी के सबसे पिछड़े इलाकों में से रहे हैं और उनमें विकास को पंख लगे, इसके लिए सरकार ने आज कैबिनेट में मुहर लगाई। इसके अलावा जो बड़ा फैसला हुआ कि अगर ड्यूटी पर पुलिस वाला कोई शिकार होता है हादसे का, कोमा में चला जाता है, तो उसे असाधारण पेंशन दी जाएगी। अब तक ये व्यवस्था सिर्फ शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार को थी। इसके अलावा कुल जो 6 फैसले हुए उसमें नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दी गई। नवंबर तक बीते साल के मुकाबले आबकारी राजस्व में 48% का इजाफा दर्ज किया गया है, बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड के पिछड़ेपन के दूर करने को लेकर के जो बड़ा फैसला लिया है, उसके तहत अब दोनों के लिए विकास बोर्ड का गठन होगा। उपाध्यक्ष और आमंत्रित सदस्य बोर्ड में शामिल किए जाएंगे, लेकिन दोनों के अध्यक्ष होंगे खुद सीएम। नोएडा में टाटा कंसल्टेंसी 2300 करोड़ का निवेश करेगी, इस पर भी मुहर लगी है। जो बोर्ड के तहत जो बैठक हुई है उसमें, और दावा किया गया है कि इसमें 30,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार कंपनी को जमीन खरीद में 25% की छूट देगी। क्या कह रहे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री, इन फैसलों के बारे में सुन लीजिए। पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन किए जाने का है और यह इसलिए किया गया है क्योंकि आर्थिक दृष्टि से पूर्वांचल बोर्ड और इसी तरह से बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ इलाका है और दोनों के अंदर जो एक योजनाएं अनेक कैबिनेट ने पारित भी की हैं पिछले 1.5 साल के अंदर, उसका सही तरीके से संचालन, मॉनिटरिंग भी हो सके, राज्य सरकार के साथ उसका कोऑर्डिनेशन भी ठीक तरह से हो सके जमीनी स्तर पर। लोकसभा के दौरान हाथी का साथ हाथ को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर यह बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आज जो एक बड़ा फैसला आया है उसमें इन उम्मीदों को झटका लगा है। मायावती ने की तरफ से ऐलान हुआ है, बीएसपी की तरफ से ऐलान हुआ है कि मध्य प्रदेश में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। ये 29 लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ने का बीएसपी ने ऐलान कर दिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह फैसला बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिया है, जिसके बाद कार्यकर्ता सभी 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। अब इसके बाद सवाल यह गहरा गया है कि क्या महागठबंधन बनेगा, और बनेगा तो बीएसपी उसका हिस्सा होगी या नहीं।
और पीएम मोदी ने आज ओडिशा में 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी ओडिशा को, और साथ ही यहां से कांग्रेस पर निशाना भी साधा। देखिए ये रिपोर्ट। सोमवार को भुवनेश्वर पहुंचे पीएम मोदी ने न सिर्फ ओडिशा को करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात दी, बल्कि यहां की एक सभा से ओडिशा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने पटनायक सरकार पर क्या हमला बोला ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले ओडिशा को मिली सौगात के बारे में जान लीजिए। ओडिशा के लिए पीएम ने 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन, पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन कार्य का शुभारंभ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च का शिलान्यास, 1,260 करोड़ रुपए की लागत से बने आईआईटी भुवनेश्वर के नए कैंपस का उद्घाटन शामिल है। ये संस्थान देश और दुनिया के लिए उच्च स्तर के इंजीनियर और उद्यमी तो पैदा करेगा ही, ओडिशा को भी हाई टेक औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने ओडिशा को तो सौगात दी ही, साथ ही ओडिशा की पटनायक सरकार पर भी जमकर हमला बोला। क्या वजह है कि चिट फंड से लेकर पीसी कल्चर तक भ्रष्टाचार का दानव ओडिशा में इतना शक्तिशाली हो गया है? इस दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से न जुड़ने के लिए ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पर भी सवाल खड़े किए। आज ओडिशा का जन जन ये सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर आज भी ओडिशा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उससे क्यों नहीं जुड़ा है? बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी के भुवनेश्वर दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल 2014 में बीजेडी ने ओडिशा की 21 में से 20 सीटों पर कब्जा जमाया था, और नवीन पटनायक की तरफ से गठबंधन के कोई संकेत न मिलने के बाद बीजेपी इस बार ओडिशा में ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यही वजह है कि मिशन 2019 के लिए ओडिशा की अहमियत बीजेपी के लिए बढ़ गई है, और इसके लिए पीएम मोदी जनवरी में ओडिशा का 2 बार दौरा करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 3 तलाक के बिल को कानूनी जमा पहनाने के लिए फिर से इसको राज्यसभा में लाया जा सकता है, जहां पर पिछले सत्र में ये अटक गया था। इसका ये जानकारी दी खुद कानून मंत्री ने। देखिए क्या कहा। महिला जज भी बननी चाहिए, मैं इसका बहुत बड़ा पक्षधर हूं। सिर्फ SC ST माइनॉरिटी नहीं, महिलाएं भी बननी चाहिए। तो एक तरफ महिलाओं को बढ़ाने की ये बात, और दूसरी तरफ कि ट्रिपल तलाक ये नहीं चलेगा। तो ये हमारा संघर्ष है, 27 तारीख को संसद में आ रहा है। और ये हम बताना चाहते हैं कि हमने इसको बहुत सरल कर दिया है। कोई स्ट्रेंजर FIR फाइल नहीं करेगा। ओनली द वाइफ, विक्टिम वाइफ और हर रिलेशन बाय ब्लड और मैरिज। इसको कंपाउंडेबल भी कर दिया है एट द इंस्टेंस ऑफ द वाइफ। अगर समझौता हो गया तो आप कंपाउंड कर सकते हैं। और तीसरा कि बेल मजिस्ट्रेट देगा, लेकिन पत्नी की सुनवाई करने के बाद कि पति ठीक से बिहेव कर रहे हैं कि नहीं, तब बेल मिलेगा। चित्रकूट धाम में सियासी पारा गरमा गया है। यहां आज ड्रामा सामने आया रोप वे के उद्घाटन को लेकर के। देखिए किस तरह से रोप वे का उद्घाटन होना है, यहां पर सरकार को उद्घाटन करना है, लेकिन उससे पहले समाजवादी कार्यकर्ता अपनी परंपरा को जब से योगी सरकार बनी है निभाते हुए यहां पहुंच गए और कुछ इस तरह से कि राम नाम जपना पराया काम अपना कहते हुए उद्घाटन कर डाला अपने से। दरअसल अखिलेश यादव की सरकार के दौरान चित्रकूट में रोपवे का काम शुरू हुआ था और जिसका काम अब पूरा हो गया है। सरकार उद्घाटन करे इससे पहले समाजवादी कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए और उन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया और आरोप भी ये लगाया कि दरअसल जो दूसरों का काम था यानी कि अखिलेश सरकार का काम था उसको लगातार
योगी सरकार अपना काम बताने में लगी हुई है। और लखनऊ में आज एक अजीब सी तस्वीर सामने आई। पुलिस वाले और पुलिस में भर्ती होने वाले आपस में किस तरह से जूझते नजर आए। कुछ ऐसा कि यहां पर लाठियां तक बरसी, नियुक्ति को लेकर के मामला फंसा हुआ है। प्रदर्शनकारी धरना खत्म नहीं कर रहे थे, यहां धरना करने ये बैठे थे। पुलिस वालों ने जबरन इन्हें खदेड़ा और लाठियां भी भांची। दरअसल युवकों ने साल 2013-2018 की पुलिस भर्ती में कामयाबी हासिल की है, लेकिन उन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इसी को लेकर ये धरना देने बैठे थे। सरकार पर पक्षपात का भी आरोप इन्होंने लगाया इस दौरान। और बाबा रामदेव अब फैशन की दुनिया में भी उतर चुके हैं। ऐसे ही एक फैशन शोरूम का उद्घाटन करने पहुंचे मेरठ, तो न्यूज 18 से खास बात की और खास मुद्दों पर क्या क्या कहा, सुन लीजिए। लगता है नसरुद्दीन साहब एक बार यदि दुनिया ना घूमे हो, वैसे तो घूमे हैं वो, तो और घूम के देख लें। और हिंदुस्तान से बेहतरीन जगह शायद दुनिया में उनको खोजने से भी नहीं मिलेगी। और जिस देश ने उनको सब कुछ दिया है, इतना बड़ा नेम फेम दिया है, उसके प्रति इस तरह की भावना रखना, मैं तो कहूँगा ये कृतज्ञता है। हनुमान जी को जाति से जोड़ना, मैं समझता हूँ कि अपने महापुरुषों का अनादर है। और यदि आप वैदिक व्यवस्था के देखें तो जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य, और जो अपवित्रता को दूर कर समाज में पवित्रता लाए वो शूद्र। तो हम तो इस मान्यता के हैं कि हम 4 in 1 हैं सभी, चारों वर्णाश्रम धर्म हमारे ही भीतर हैं। सरकार ने बड़ा प्रयत्न किया और इस बार इस कुंभ से पूरी दुनिया में भारत का यश गौरव बढ़ेगा। और भारतीय संस्कृति का जो एक दिव्य स्वरूप है, वैदिक सिविलाइजेशन, कल्चर, हेरिटेज, नॉलेज और जो हमारा ट्रेडिशन है, उसको एक नए भव्य स्वरूप में इस बार प्रयागराज में लोगों को देखने का अवसर। आलू भी शराब पीता है क्या? कम से कम कुछ किसानों को ऐसा जरूर लगता है और इसीलिए वो आलू को शराब पिला रहे हैं। अब तक आप मानते होंगे कि केवल इंसान शराब पीकर मोटा होते हैं, लेकिन यहां किसानों को लग रहा है बुलंदशहर में कि अगर वो शराब इस आलू को पिलाते हैं तो इससे आलू बड़े बड़े मोटे तगड़े हो जाते हैं। ये देखिए, ये शराब का छिड़काव हो रहा है जनाब खेत में आलू के ऊपर। हालांकि जानकारों का कहना है कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन यहां किसानों का, जमालपुर, बुलंदशहर के जमालपुर के किसानों का तजुर्बा है कि ये अगर शराब छिड़कते हैं तो आलू बड़े बड़े हो जाते हैं। आलू के बाद सीधे औली की बात करते हैं, जहां पर बर्फबारी तमाम सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। खूबसूरत बर्फबारी के लिए और बर्फ से ढके ढलान के लिए प्रसिद्ध इस औली में देखिए रोपवे और चेयर लिफ्ट के जरिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि सुबह जैसे ही काउंटर खुलता है यहां पहुंचने वालों के लिए टिकट के लिए कुछ ही देर में बुकिंग फुल हो जाती है, क्योंकि बर्फबारी के बाद कुछ इस तरह की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं औली से। और खूबसूरती तो क्रिसमस के त्योहार में भी दिखाई दे रही है। देशी नहीं दुनिया भर में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपको हम कुछ तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर देखिए, नैनीताल की है। यहां पर क्रिसमस का आयोजन किस तरह से हुआ और किस तरह से पर्यटक इसमें धूम मचा रहे हैं, यह भी देखिए। सेंटा क्लॉज सड़क पर उतर आए। यहां पर छोलिया नृत्य के साथ जमकर डांस भी लोगों ने किया, जिसका आयोजन खासतौर से हुआ था। और तस्वीर नोएडा की भी देखिए। दिल्ली एनसीआर के नोएडा में भी क्रिसमस की रौनक दिखाई दे रही है। यहां भी सेलिब्रेशन चल रहा है, गिरजाघरों को सजाया गया है। हमारे साथ नरेंद्र यादव लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जहां क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। और नोएडा से कुणाल जायसवाल हमारे संवाददाता। कुणाल, तो नोएडा से किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, क्या चल रहा है यहां पर?
देखिए अजय, जिस तरह से लोग हैं वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि सर्दी काफ़ी है, इसके चलते लोगों को जल्दी घर में भी अपना जाना पड़ रहा है। हम इस समय खड़े हुए हैं गार्डन गलेरिया मॉल पे, जहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे रस है। और मैं दिखा सकता हूँ आपको पीछे की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि 42 फुट का यहाँ पे जो है वो क्रिसमस ट्री बनाया गया है और लगातार डेकोरेट किया गया है। लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि पूर्व संध्या है, आज लोग तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन कल जम के वो क्रिसमस मनाने वाले हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पे, हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से तैयारी चल रही है आपकी क्रिसमस की। क्रिसमस की तैयारियां पूरी जोरों पे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब लोग शॉपिंग के मूड से आए हुए हैं और कल फेस्टिवल है। और हमारे देश की यही सुंदरता है कि हम लोग हर त्यौहार को बहुत अच्छे से, बहुत ही एक्साइटिंग करके मनाते हैं। और साफ तौर पे ठंड के बावजूद हम दिवाली भी मनाते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम गुरु पर्व भी मनाते हैं, साफ तौर पे। और देखिए सजावट जरा देखिए जो कुराल दिखा रहे हैं हमें नोएडा के इस मॉल में, और यहाँ पर लोगों का जज्बा भी देखिए। नरेंद्र, तो लखनऊ में भी आपके पीछे मुझे कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, चकाचौंध रोशनी। जी बिल्कुल अजय, राजधानी लखनऊ में रौनक देखने को मिल रही है। जो तमाम गिरजाघर हैं राजधानी लखनऊ के बहुत ही अच्छी तरीके से सजाए गए हैं। लाइटें कितनी अच्छी सजाई गई हैं। यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं बड़ी संख्या में और युवा भी आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, प्रभु के जन्म का इंतजार कर रहे हैं कि कब ईसा मसीह का जन्म 12 बजे होगा और किस तरीके से ये जश्न मनाएंगे। लोगों का आना जाना यहाँ पर जारी है। थोड़ी देर पर यहाँ प्रार्थना सभा चालू हो जाएगी। तो कैथेड्रल चर्च में हम हैं, यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। प्रभु ईसा मसीह की झांकियों को लगाया गया है, उनके जीवन को दिखाया गया है, जीवंत करने का प्रयास किया गया है कि लोगों के बीच में जो मैसेज दिए थे, जो संदेश दिए थे, कितने भी आज भी ज़रूरी हैं। यहाँ हर वर्ग के लोग आपको दिखाई पड़ सकते हैं, सभी लोग आ रहे हैं और प्रभु की, यीशु की जो झांकियाँ लगाई गई हैं उसको देख रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि पीछे जो चर्च का हिस्सा है पूरी तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर क्रॉस के ऊपर स्टार भी लगा दिया गया है। तो पूरी तरीके से गिरजाघर सर धज के तैयार हैं और प्रभु के जन्म की तैयारियों का पूरा काम पूरा हो चुका है। अब एक तरीके से कहा जाए तो जश्न मनाया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है कि दौर की शुरुआत हो चुकी है। चाहे वो नैनीताल की तस्वीर हो, लखनऊ की या नोएडा की, या दरअसल जहाँ जहाँ भी गिरजाघर हैं और जहाँ जहाँ भी मॉल्स तक को किस तरह से सजाया गया है, इन तस्वीरों से साफ दे सकते हैं। बेशक कल है क्रिसमस, लेकिन जश्न की शुरुआत तो हो चुकी है। धन्यवाद कुणाल आपका और नरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ये थी खबरें मतलब की, लेकिन खबरों का सिलसिला तो यहाँ पर जारी है। लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।